सो हो भी सॉलिड स्टार के आज के इस वीडियो में काफी कुछ होने वाला है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आफ्टर ऑल इतना टाइम बाद फाइनली लुओ फेंग अपने मास्टर की ट्रू बॉडी के साथ यूनिवर्स ओशन के अंदर जा रहा है। तो ए टू जेड क्या कुछ नहीं हुआ इस एपिसोड में, आज इसका हम कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो के एंड तक तुम्हें हर एक चीज डिटेल में पता चल जाएगी। तो चलो फिर फटाफट से आज के इस ब्रेक डाउन वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि अब तक की कहानी तुम्हें पता ही है कि अपना लुओ फेंग फाइनली इतने टाइम बाद अपने ओरिजिनल यूनिवर्स को देखता है, जिसके आगे वो खुद को कीड़े मकोड़े के समान पाता है और यहीं से उसके असली एडवेंचर की शुरुआत होती है। गाइस, अब यहाँ पे जो क्यूरियोसिटी लॉर्ड की ट्रू बॉडी है वो यूनिवर्स ओशन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कराने में लुओ फेंग की मदद करती है और वो सबसे पहले लुओ फेंग को बताने लगता है कि जरा इसे देखो, ये वही ओरिजिनल यूनिवर्स है जिसमें तुम पले बड़े हो। लुओ फेंग भी इस विशाल का यूनिवर्स को देखकर स्पीचलेस हो चुका था। वो मन में बस यही कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े यूनिवर्स को आखिर यूएन एंसेस्टर आखिर अपोज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि सिर्फ वही लोग जो कि ऊंचाई पे खड़े होते हैं ना, वही सिर्फ आगे के नजारे को देख पाते हैं। यहाँ तक कि ट्रू गॉड्स, यहाँ तक कि वो लोग भी जो कि ग्रेट एनाइलेशन एरा से भी पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, किसी ने भी आज तक ऐसे हिम्मत नहीं की कि वो लोग ओरिजिनल यूनिवर्स को अपोज करने का सोचे। लेकिन सिवाय हमारे टीचर के, टीचर इकलौते वो इंसान थे जिन्होंने की ऐसी कोशिश की। लेकिन लुओ फेंग, अगर तुम कभी उनकी ऊंचाई तक पहुंच पाए ना, तो शायद तुम उनके थॉट्स को, उनके इस एक्शन को समझ पाओगे, उससे पहले तो कभी भी नहीं। और फिलहाल के लिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब यहाँ पे गाइस, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि अब से हम जो भी चीज यहाँ पे देखने वाले हैं ना, जो भी चीजें स्टोरी में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, ये सब कुछ यूनिवर्स ओशन के अंदर का होगा। क्योंकि अब तक ओरिजिनल यूनिवर्स कहती हुई आई हो, तो कहीं पर अगर गलती से निकल जाए तो तुम उसे यूनिवर्स ओशन ही समझना। अब यहाँ से इनके सफर की शुरुआत हो जाती है। रास्ते में क्यूरियोसिटी लॉर्ड यहाँ अपने डिसाइपल लुओ फेंग को बताने लगते हैं कि एक बात याद रखना, जो यूनिवर्स ओशन है ना, वो ओरिजिनल यूनिवर्स से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इवन कि इतना ज्यादा डिफरेंट कि यहाँ पर किसी की कोऑर्डिनेट्स को तुम एग्जैक्टली कंफर्म नहीं कर सकते। इवन कि यहाँ पर गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन से लेकर जो डार्क यूनिवर्स फ्लाइट है उस तक का भी यूज नहीं किया जा सकता। मतलब कि तुम जो कुछ भी हो बस अपने ही भरोसे हो। लुओ फेंग ये सुनते साथ ही पहला सवाल ये करता है कि फिर तो इसका मतलब ये है कि भाई हम किसी भी पल खो सकते हैं। जिस पे उसका मास्टर बताने लगता है कि इसीलिए तो यूनिवर्स ओशन में हम कहीं खो ना जाए, इसलिए हम यहाँ पे मैप्स का यूज करते हैं या फिर जो एग्जैक्ट रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं उनके जरिए से ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि तुम इसके जरिए से टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकते ऐसी जगह पर जो कि अननोन हो। और ये जो तुम 39 यानी कि 39 वार्म होल्स को देख पा रहे हो ना, जो कि हमारे आगे मौजूद है, इन सबकी जो लोकेशन है ये ऑलरेडी इस मैप में रिकॉर्डेड लोकेशन में मौजूद है, जिनके जरिए से तुम इजीली यहाँ से पास थ्रू कर सकते हो। तो चलो फिर अब अपने अगले मुकाम तक बढ़ा जाए। ये कहते हुए वो लुओ फेंग को लेकर यहाँ से जो पहला वार्म होल है वहाँ तक निकल जाता है। अब यहाँ पे लुओ फेंग और क्यूरियोसिटी लॉर्ड जैसे ही फर्स्ट वार्म होल के पास जाते हैं, लुओ फेंग पीछे मुड़ के काफी सारे ये जो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं इन सबको देख रहा था। बट सडनली जैसे भी इसके अंदर एंटर होता है ना, तो यहाँ का नजारा देख के वो हैरान था, क्योंकि गाइस ये था असल में मिनिएचर यूनिवर्स, जैसे कि एज अ लैंडमार्क के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाता है। और ये जो मिनिएचर यूनिवर्स है ना, ये असल में 100 मिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस जितना फैला हुआ है। और अफसोस की बात है कि इतना खूबसूरत मिनिएचर यूनिवर्स भी सालों पहले रून हो चुका है। ये सुनकर तो लुओ फेंग खुद भी हैरान था और कहने लगता है कि पर क्यों। जिस पे वो बताने लगता है कि तुम देख सकते हो कि ये जो ट्रू गॉड है, जो कि किसी जमाने में इस मिनिएचर यूनिवर्स को ओन किया करता था, आज उसका क्या हाल है, ये अब नहीं रहा। जिसके चलते ये जो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम था इस मिनिएचर यूनिवर्स का, वो भी पूरी तरीके से फेल हो गया। और अब तुम देख ही सकते हो कि इसका आज क्या हाल है। अब यहाँ से ये दोनों काफी आगे बढ़ने लगते हैं। क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि जो ओरिजिनल यूनिवर्स है, जैसा कि तुम्हें पता है कि ये काफी सारे रेसेस को अपने अंदर नर्चर करता हुआ आ रहा है, लेकिन हर एक जनरेशन अपने डिस्ट्रक्शन तक भी पहुंचता है, साथ ही अपने रीइंकार्नेशन तक भी। लेकिन फिर भी जो ट्रू गॉड्स हैं उनमें भी बहुत ही कम मुट्ठी पर ऐसे लोग हैं जो कि ट्रू एनाइलेशन से भी बच के सर्वाइव कर पाए। वही लोग सर्वाइव करने के बाद यूनिवर्स ओशन में आके एंटर हो जाते हैं। इसी के साथ द यूनिवर्स ओशन का लुक भी यहाँ रिवील हो जाता है। और तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि जो साइकिल इस वक्त चल रहा है ना, इसे थर्ड रीइंकार्नेशन एरा कहा जाता है। इससे पहले 2 और रीइंकार्नेशन एरा एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन इन सभी लोगों ने अपने पूरे साइकिल को कंप्लीट कर लिया। लेकिन इन लोगों ने अपने अंदर काफी पावरफुल और हमसे भी ज्यादा मोर एक्सपर्ट्स को प्रोड्यूस किया। और कहा यह भी जाता है कि होली लैंड से 2 ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि काउंटलेस ऐसा साइकिल से सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं। और नियरली इन सभी ने जो सबसे पावरफुल टेक्निक्स होती है उन सभी को सीक्रेटली मास्टर भी कर लिया है। जो सुनकर तो इवन लुओ फेंग भी शॉक्ड हो जाता है। तभी यहाँ पर उसे काफी सारे पावरफुल विंग्स के स्केलेटन्स भी नजर आते हैं। और क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि हाँ, यूनिवर्स ओशन का एक सच्चाई ये भी है कि अगर तुम कमजोर साइड से बिलोंग करते हो ना, तो तुम्हें यूनिवर्स ओशन में लगातार बड़े बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। और सही बताऊं तो मेरा ओरिजिनली प्लान यही था कि एक बार तुम यूनिवर्स मास्टर पे ब्रेक थ्रू कर जाओ ना, एक यूनिवर्स मास्टर बन जाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ लाऊंगा। लेकिन अभी जो तुम्हारी करंट सिचुएशन है उससे मैं इतना तो जानता हूँ कि भले ही तुम यहाँ पे यूनिवर्स ओशन के अंदर जितने पावरफुल बीइंग्स है उन्हें भले ही हरा ना पाओ, लेकिन तुम उनसे खुद को प्रोटेक्ट जरूर कर
कर सकते हो, और जितना ज्यादा तुम यहाँ पे खुद को टेम्पर करोगे उतना ही ज्यादा यूनिवर्स मास्टर बनने के जो तुम्हारे चांसेस हैं वो उतनी जल्दी बढ़ते जाएंगे। सो लो फेंग, ये तुम्हारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। इसी के साथ यूनिवर्स ओशन के अंदर का मैप यूज करते हुए ये लोग यहाँ से काफी दूर जाके पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लो फेंग को ले जाते हैं यूनिवर्स ओशन के वन ऑफ द 3 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस में से एक है, यानी कि टाइटल पीक रियलम के पास। और जैसा कि मैं तुम लोगों को बता ही चुकी हूँ कि यूनिवर्स ओशन के 3 सबसे खतरनाक जगह में से ये एक है। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि गाइस, जितनी ज्यादा ये खतरनाक जगह है ना, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कूट कूट के भरी हुई है। स्पेशली जो टॉप ग्रेड के अर्केनास होते हैं ना, वो यहाँ पर ऐसे बिखरे हुए हैं। अब जैसा कि मैंने इमेजिन किया था ना, टाइटल पीक रियलम एग्जैक्टली इससे काफी गुना ज्यादा डिफरेंट निकला, क्योंकि चारों तरफ बड़े बड़े जैसे स्पेस के एटेड पीस होते हैं ना, जिन्हें कि स्पेटियल ब्लॉक्स भी कह सकते हो, उनकी तरह ये पूरा का पूरा जगह था, जो कि हवा में यहाँ वहाँ बड़े बड़े चंक्स में फ्लोट करता हुआ नजर आता है। बट अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, उससे तुम्हारा सिर ऐसे घूम जाएगा। गाइस, जो यूनिवर्स ओशन का मैप है ना, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ ये जो टाइटल पीक रियलम है, इसका जो टॉलेस्ट माउंटेन है ना, वो असल में 92.02 मिलियन लाइट ईयर्स टॉल है। इतना समझ लो कि भाई तुम पूरी जिंदगी भी लगाते हो तो तुम इसकी ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते। ये बात तुम्हारे जैसे मोटर्स की हो रही है, ठीक है, हम जैसे कल्टीवेटर्स की नहीं। अब गाइस, यहाँ तक कि ये जो अकेला पूरा का पूरा माउंटेन है ना, ये यूनिवर्स ओशन के अंदर अपने आप में ही एक सुपर क्लस्टर है। अब इसके जो पीक का जो डायमीटर है उसका भी वो बताने लगते हैं कि इसके जो पीक का जो कट ऑफ वाला जो एरिया है उसका डायमीटर 12.26 मिलियन लाइट ईयर्स है। अब ये जो बड़ा सा तुम माउंटेन देख रहे हो, इसके आउटसाइड में ही जो आउटर डोमेन है वो मौजूद है, और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह भी है। लेकिन अगर मैं इसकी तुलना टाइटल पीक रियलम से करूँ ना, तो फिर ये जगह उससे थोड़ी कम खतरनाक है, विच मीन्स कि यहाँ पे लो फेंग और बाकी सब जा सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा तुम्हें हल्का और आसान आउटर डोमेन लग रहा है ना, उतना ही ज्यादा खतरनाक है जो इनर डोमेन है। ये इससे कई 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ का जो रेन शावर होता है ना, वो प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। इवन की जो स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स मास्टर हैं, वो भी इसके अंदर जाने से कतराते हैं, और वो इसलिए क्योंकि 99% टाइम्स तक वो यहाँ पे जाते साथ ही मारे जाते हैं। यहाँ पे लो फेंग का माथा सिकुड़ जाता है जब वो इतनी डिटेलिंग सुनता है, जिस पे सिटी लॉर्ड हंसते हैं और कहने लगते हैं कि अभी तुम्हें तो और कुछ जानना है। और ये जानकर शायद तुम्हारा दिमाग घूम जाए कि जो इस माउंटेन का कोर है ना, यहाँ पर तो ट्रू गॉड्स भी मारे जाते हैं। और अभी जो तुम सामने देख रहे हो, देखने से लग रहा होगा बहुत करीब है, लेकिन हम अभी भी इससे 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अब लो फेंग, जरा अंदाजा लगाओ कि ये जो पत्थर तुम्हें उड़ते हुए दिख रहा है ना, ये कितने ज्यादा बड़े होंगे। लो फेंग जैसे ही सुनता है कि क्या पत्थर, ये पत्थर है, वो इमीडिएटली कहने लगता है कि अगर मैं बाहर से देखूं, माउंटेन के स्केल को देखूं, तो ये जो बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस दिख रहे हैं, इन्हें भी लाइट ईयर्स में मेजर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो थोड़ा दिमाग लगाता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि अरे नहीं। लॉर्ड कहने लगते हैं कि चलो तुम्हें एक और जगह मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर वो अपने डायमेंशन का यूज करते हुए यहाँ से थोड़ा आगे चले जाते हैं और कहने लगते हैं कि जो आउटर डोमेन है ना टाइटल पीक रियलम का, वो असल में काउंटलेस सेलेस्टियल रॉक से बना हुआ है। और अगर इस सामने मौजूद पत्थर की मैं बात करूँ ना, तो इसका जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट 8.2 लाइट ईयर्स के अक्रॉस होगा। लो फेंग कहने लगता है कि क्या सच में ये इतना ज्यादा विशाल है। तभी उसे कहने लगते हैं कि वो जो तुम जानते हो, जो हमारे 5 ग्रेट एल्डर्स में से भी एक हैं, जिन्हें कि ह्यूज एक्सक्रीटर भी कहा जाता है, वो इस वक्त इसी टाइटल पीक रियलम के अंदर मौजूद है। इसी के चलते जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस और जो होंगमिंग अलायंस के एक्सपर्ट्स हैं ना, वो लोग भी यहीं पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें ह्यूज एक्स क्रिएटर को भी दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे लो फेंग और जो क्यूरियोसिटी लॉर्ड है, वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, और हमें यूनिवर्स ओशन के अंदर जब गहराई में झांकते हैं तो देखने से पता चलता है कि असल में क्यूरियोसिटी लॉर्ड और लो फेंग की जो लोकेशन है, वो इस विशाल का यूनिवर्स ओशन के अंदर कितने छोटी सी जगह पे सीमित है। अब यहाँ इस सेलेस्टियल रॉक के अंदर जो इनकी गैदरिंग पॉइंट होती है, क्यूरियोसिटी लॉर्ड लो फेंग को वहाँ पे ले जाते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनी हुई थी। तभी यहाँ जो बाकी सारे 5 एल्डर्स थे वो भी मौजूद थे, जो कि यहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ लो फेंग जैसे क्यूरियोसिटी लॉर्ड के साथ इनके सामने अपीयर होता है तो इनके होश हो चुके थे। तभी यहाँ पे जो दूसरा सुप्रीम एल्डर था, वो कहने लगता है कि मिल्की वे सुप्रीम मास्टर, तुम्हें देखकर यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, और हाँ, टाइटल पीक रियलम में तुम्हारा स्वागत है। इसी के साथ लो फेंग भी और सभी लोग अपने अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि मिल्की वे सुप्रीम मास्टर, उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी तुम्हें काफी पावरफुल और टॉप ग्रेड के आर्केना मिलेंगे, और साथ ही तुम्हें एंडलेस लाइफ भी मिले, इसकी मैं कामना करता हूँ। सभी लोग लो फेंग को भी सेम ब्लेसिंग देते हैं। जो फ्लिंट मास्टर है, वो लो फेंग को वार्न करने लगता है और बताता है कि ये जो यूनिवर्स ओशन है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लोग यहाँ पे एलाइड बनाकर तुम पर अटैक कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा केयरफुल रहना। लो फेंग को इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने सुना था कि ये काफी ज्यादा एरोगेंट है, और वो लो फेंग की ऐसे केयर करेगा, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तभी यहाँ पे जो दूसरे मास्टर है, वो भी बताने लगते हैं कि हाँ, तुम्हारे लेवल के जो यूनिवर्स मास्टर है, वो बाकी के यूनिवर्स मास्टर्स के साथ जो आउटर रियलम के बाकी के जो एरिया है ना, उसे देखने के लिए जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम अकेले जाओगे ताकि तुम्हें ट्रेजर्स मिल जाए और तुम सभी को लूट लोगे, तो फिर ये सच बता रहा हूँ दोस्त, बहुत बहुत बुरा आइडिया है। तभी यहाँ पे जो फ्लिंट मास्टर वो कहने लगता है कि दोस्त, मुझे पता है तुम्हारे पास अवतार एबिलिटी भी है, लेकिन एक बार तुम मारे गए तो तुम्हारे टॉप ग्रेड के ट्रेजर्स और आर्केनास वो तो सारे फिर
फिर कोई चोरी कर लेगा ना तो फायदा क्या। और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास तो बहुत ही पावरफुल और टॉप ग्रेड के वैल्यूएबल आर्केनास मौजूद है, तो जिसका मतलब ये है तुम तो आसान शिकार बन जाओगे। लुओ फेंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में इसके इतनी ज्यादा कंसर्न करता है। अब लुओ फेंग उसे बताने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तैयारी करके आया हूँ। तभी यहाँ पे जो दूसरे मास्टर थे वो कहने लगते हैं कि देखो फ्रंट मास्टर का जो कंसर्न है वो रीजनेबल भी लगता है, क्योंकि जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं ना जो कि फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा से बिलोंग करते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा टफ हैं डील करने के मामले में। अगर तुम्हारा सामना इनसे होता है तो मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे ट्रेजर्स और आर्केनास के लिए ना ये इमीडिएटली तुम्हारे लिए पागल हो जाएंगे, तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। और वैसे भी होली लैंड से बिलोंग करने वाले वो दो पावरफुल एक्सपर्ट्स के अलावा जो बाकी के लोग हैं वो लोग भी रीइंकार्नेशन के 3 एरास तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एक बार जब उसका वक्त पूरा हो जाए तो वो लोग भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरी तरीके से मारे जाएंगे। अब यहाँ पे जो फ्लिंट मास्टर है वो बाकी बातें बताने लगता है, लेकिन लुओ फेंग के दिमाग में यही आता है कि आखिर 3 एरा ही इनकी लिमिट कैसे हो सकती है। अब यहाँ इस दौरान जब लुओ फेंग ख्यालों में डूबा हुआ था तभी यहाँ पे फ्लिंट मास्टर भड़ा भड़ यहाँ पे बातें बता देता है कि तुम्हें लोगों से काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि एक बार ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए तो तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन लुओ फेंग ये सारी बातें मिस कर देता है। तभी वो आगे बताता है कि एक बात याद रखना, हम सभी लोग अपने यहाँ पर अलग अलग जाके एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें से किसी के पास टाइम नहीं कि हमेशा तुम्हारी पूंछ बनकर तुम्हारे पीछे घूमते रहे और तुम्हें ऐसे प्रोटेक्ट करते रहे। अब यहाँ पे फ्लिंट मास्टर की सटक जाती है जब वो देखता है कि लुओ फेंग का ध्यान ही नहीं है उसकी बातों में, तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। प्रीमल के आवाज बताने लगते हैं कि अगर तुम कभी भी गलती से भी किसी खतरे का सामना करते हो और तुम्हें जान का खतरा लगता है तो तुम्हें इमीडिएटली वर्चुअल यूनिवर्स सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रेस कॉल करना होगा, जिससे तुम्हारे आसपास जो भी हमारे एलआई के लोग मौजूद होंगे वो तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ये सुनकर लुओ फेंग खुश हो जाता है कि चलो उसके मास्टर ने एटलीस्ट उसका साथ तो दिया। तो ये देखकर फ्लिंट मास्टर समेत सभी लोग थोड़ा भड़क जाते हैं कि यार ये भी बच्चा है, इसी खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन प्रीमल की ने अगर कह दिया तो फिर कोई क्या ही उसे अपोज करे। अब गाइस फाइनली इतने टाइम बाद जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट पैलेस है जो कि बाय हुआ स्नो मिस्ट डोमेन के अंदर मौजूद है, उसके अंदर हम मास्टर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे हंसते हुए कहने लगते हैं कि पुती मानना होगा तुम्हारा जो यंगेस्ट जूनियर ब्रदर है ना वो भी अब यूनिवर्स ओशन के अंदर एंटर हो चुका है। अब यहाँ पे सीनियर पुती भी काफी ज्यादा खुश थे और वो कहने लगते हैं कि मास्टर आपको भी कांग्रेचुलेशन, पर मुझे कहीं ना कहीं उसकी फिक्र अभी भी होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी अभी बहुत कम है। तभी यहाँ पे मास्टर कहने लगते हैं कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल सेम चांस दूंगा, बिल्कुल तुम्हारे सेकंड और थर्ड ब्रदर की तरह। हाँ पुती तुमने सही सुना। अब यहाँ पे सीनियर पुती ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और तभी मास्टर कहने लगते हैं कि अब से तुम जाओगे यूनिवर्स ओशन में जाकर खुद को टेम्पर करोगे, और माफ करना मैं फिलहाल के लिए तुम्हें सूट करने वाली ऐसे कोई आर्केना तो तुम्हें नहीं दे सकता, ना मैं बना सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वाली डिवाइन वुड देना चाहूंगा। यहाँ पे उस स्ट्रेंज डिवाइन वुड को अपने पास पाकर तो भाई सीनियर पुती काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपको मैं निराश नहीं करूंगा। इस दौरान यहाँ पे जो मास्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट है ये अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए उस टाइटल पीक रियलम को देखते हैं, कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, कब से शायद मैं ये भी भूल चुका हूँ, लेकिन मैं बहुत वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस दौरान लुओ फेंग जो कि अपने नए सफर की शुरुआत करने के लिए रेडी था, तभी यहाँ जो मास्टर है उसके यानी कि मास्टर माउंटेन सिटिंग इन गेस्ट वो यहाँ पे उससे कम्युनिकेट करते हैं और पूछने लगते हैं इस डिवाइस के जरिए से कि आखिर ओरिजिन यूनिवर्स के अंदर इस वक्त तुम कहाँ पे हो, जिस पे वो बता देता है कि वो टाइटल पीक रियलम के पास मौजूद है। मास्टर बताने लगते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और शायद तुम्हारा सामना किसी ऐसे डेंजर से भी हो जाए कि जिसके चलते शायद तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, उससे पहले हर चीज को तुम हैंडल कर लो। लुओ फेंग कहने लगता है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अब तभी यहाँ पे हमें टाइटल पीक रियलम का जो निचला इलाका है उसका सीन दिखाया जाता है, यानी कि जैसे कि रियलम वाटर्स कहा जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी एक अलग ही रेस के लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी वाटर क्रिएचर जैसे दिख रहे थे, जैसे कि कोई जेलीफिश हो, और यहाँ पर ये सभी लोग काफी मस्त से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ पे तभी हम जो फ्लिंट मास्टर है उन्हें देख पाते हैं जो कि यहाँ पे इसी जगह पर एक्सप्लोर करते हुए कहने लगते हैं कि यार लुओ फेंग जो कि एक ह्यूमन है उसे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, प्रीमल क्योस उसे यहाँ यूनिवर्स ओशन के अंदर ले आए ताकि वो अपनी बॉडी को टेम्पर कर पाए, और हम नॉन ह्यूमन जो कि होंगमेंग अलायंस से बिलोंग करते हैं हमें आज तक ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं। अब तभी यहाँ पे वो जैसे ही एक क्रिएचर को दिख जाता है ना तो भाई वो अपने वाटर फॉर्म में आते साथ उसके ऊपर दहाड़ मारना शुरू कर देती है, जिसपे वो भी कहने लगता है कि चिंता मत करो, असली मुसीबत पैदा करने वाला आ चुका है, अब देखना कैसे वो खलबली मचा देगा। और ये क्या जब देखो मुंह फाड़ के चिल्लाने लग जाती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है क्या कितना बेसुरा गाती हो तुम, पर हाँ अगर उस ह्यूमन की जान मुझे बचानी पड़ती है ना तो मैं उसे बहुत अच्छा खासा लेक्चर दूंगा। अब तभी यहाँ उसके आसपास कोई स्पेस लॉकडाउन का यूज करता है, जिसके चलते जो मास्टर था ये काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिसने इस चीज को यूज किया वो असल में फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा से बिलोंग करता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पिनाकल रेस से भी एग्जिस्ट करता आ रहा है, जैसे कि डिवाइन आई क्लैन कहा जाता है। अब यहाँ ये देखते साथ ही वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो डिवाइन आई क्लैन का बंदा था वो तो अपने एक झलक से ही पहचान लेता है कि ये ह्यूमन अलायंस का फ्लिंट मास्टर है। इसी के साथ वो बस अपने आइस एंड ओशन का यूज करते हुए पूरी जगह को जमा देता है और उसे पकड़ने में लग जाता है, जो देखकर फ्लिंट मास्टर भागते हुए कहने लगता है
कि इसने मुझ पे अपना एक्चुअल में आइस एंड ओशन अटैक यूज किया, जिसका मतलब ये वाकई में एक यंग मास्टर है उस क्लैन का। मेरे पास तो कोई आर्केना भी नहीं है। अब सडनली वो इस अटैक से हिट भी हो जाता है और तभी यहाँ पे वो इंजर्ड सिचुएशन में कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझ पे हमला क्यों किया, मेरे पास तो कोई टॉप ग्रेड का आर्केना भी नहीं है। जिस पे वो बंदा हंसते हुए कहने लगता है कि लाइफ इज लिमिटेड और जो इटर्निटी है वो काफी ज्यादा मुश्किल है ढूंढने में, लेकिन एंडलेस स्लॉटर के रास्ते पे चलकर मैं इटर्निटी को हासिल कर सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, इसीलिए मैं तुम्हें हंट कर रहा हूँ। फ्लिंट मास्टर, अब तुम नहीं बच सकते और अब तुम मरने वाले हो। ये कहते हुए वो अपने आइस ओशन को उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ना बिल्कुल उतार देता है, जिसके चलते उसकी बॉडी भी बहुत हद तक इंजर्ड हो चुकी थी। वो भागते हुए कहने लगता है कि मेरा सामना एक पागल आदमी से हो चुका है। यहाँ पे वो अपने आप को रिकवर करते हुए भागने में लग जाता है। बस दुआ कर रहा था कि काश यहाँ पर प्रिमल केओस या फिर कोई और मास्टर होता, यहाँ तक कि अगर पेंगोंग मास्टर भी होता ना तो शायद मैं यहाँ से निकल पाऊँ। तभी वो यहाँ पर अपने दोस्तों को भी मैसेज पहुंचा देता है, लेकिन प्रिमल केओस सिटी लॉर्ड को जैसे ये मैसेज मिलता है तो वो देख पाते हैं कि वो तो बहुत दूर है उससे। तभी वो पेंगोंग मास्टर से भी कांटेक्ट करते हैं। सिटी लॉर्ड उससे पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम कहाँ पे हो, कितने दूर पे हो। लेकिन यहाँ पे पेंगोंग मास्टर तो ऑलरेडी जो टाइटल पीक रियलम का डीप का एरिया है, जैसे कि कोर भी कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद था और वो यहाँ पर अपनी बॉडी को टेम्पर करने में लगा हुआ था। इवन कि वो खुद इतना बिजी है, वो क्या दूसरे की हेल्प करेगा। तो वो साफ बता देता है कि वो यहाँ से निकल के इतनी जल्दी वहाँ पे नहीं पहुंच सकता और स्पेशली डिवाइन आई रेस के लोगों से कौन पंगा लेना चाहेगा। तभी यहाँ पे जो तीसरा मास्टर वो कहने लगता है कि अगर इसका पाला वाकई में डिवाइन आई रेस के किसी बंदे से हुआ है तो मुझे डर है, मैं जाऊंगा तो भी शायद ही मैं कुछ कर पाऊँ। चलो देखते हैं, मुझे एक बार ट्राई करने दो। ये कहते हुए लो फेंग तेजी से उस ओर रवाना हो जाता है। अब यहाँ पे हम लो फेंग को देखते हैं जहाँ पर उसे भी ये सिग्नल मिल जाता है और उसे देखकर हैरानी होती है कि एक यंग मास्टर, वो भी इतने पावरफुल रेस का, वो यहाँ पर जो फ्लिंट मास्टर है उसे हंट करने के लिए निकला हुआ है। तभी यहाँ बाबाता जैसी लोकेशन देखती है और देखती है कि किस बंदे को हेल्प की दरकार है, तो वो देख कर ही हैरान थी और हंसते हुए कहती है क्या बात है, कहता है ना कर्मा घूम के आता है, बड़ा लेक्चर दे रहा था तुम्हें, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, क्या हुआ इस महापुरुष को, अब इससे हेल्प की जरूरत कैसे पड़ गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग जो कि पास ही मौजूद था वो भी तेजी से निकल पड़ता है, लेकिन उससे पहले जो दूसरा मास्टर था वो आते साथ ही अपना एक स्लैश अटैक करके इस जो आइसी ओशन बैरियर है इसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता। पर इससे पहले कि वो हार मान लेता, पीछे से लो फेंग ऐसे कूद के आता है और कहने लगता है फ्लिंट मास्टर, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ आपको बचाने के लिए। ये देखते साथ ही उस बंदे के ना ऐसे होश उड़ जाते हैं। वो एकदम स्लो मोशन में देख रहा था यार ये इसकी इतनी हिम्मत। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लो फेंग उसकी नजर से दूर हो चुका था और वो बस उसे आवाजें देते रह जाता है कि वो बहुत खतरनाक है, तुम उसे बचा नहीं सकते। इस दौरान जो फ्लिंट मास्टर और वो जो यंग मास्टर था ना उस रेस का, वो दोनों आपस में काफी इंटेंस वाली क्लोज कॉम्बैट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर दे दनादन मुक्के और लात घुसे सब चला रहे थे। पर इस दौरान जितने अटैक यहाँ पे फ्लिंट मास्टर करता है ना उसका 10 गुना ज्यादा पावरफुल अटैक यहाँ पे वो यंग मास्टर कर देता है, जिसके चलते इसकी ना हालत खराब हो जाती है। और देखने से ही तुम बता सकते हो कि जो ये यंग मास्टर था ना ये उसके ऊपर अपना डोमिनेंस साबित कर रहा है और तभी अपने स्पेयर से उसे स्टैब करते हुए सामने की ओर उसे धकेल देता है। यहाँ पे बेचारा जो फ्लिंट मास्टर है वो कम्प्लीटली कॉर्नर्ड हो चुका था और अब वो यहाँ से 9-2-11 होने की कोशिश करता है। पर तभी पीछे से ये जो यंग मास्टर है ना वो उठाता अपने स्पेयर को और आइस एंड ओशन का वापस से यूज कर देता है। ये अटैक इतना तगड़ा वाला था ना कि जो फ्लिंट मास्टर है उसे वो चारों ओर से कवर कर लेता है। अब इस चीज को भेदने के लिए वो स्लैश अटैक का यूज करता है, लेकिन फिर भी किसी काम का नहीं और पलक झपकते ही वो यंग मास्टर आकर इसकी बहुत बुरी तरीके से मार लगा देता है। मतलब कि यार गुर्दे वुर्दे जबड़े वड़े सब कुछ वो सुझा के रख देता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है। अब जैसे ही वो जो फ्लिंट मास्टर था वो अपने स्वॉर्ड से इसे हमला करने चाहता है, ऐसा होता है कि जैसे ये स्पेस के साथ ही ना जैसे कि ग्रेटर टेलीपोर्टेशन कहते हैं, जैसे कि तुमने रेनेगेड इमोर्टल में देखा होगा, वांगलिन जैसे स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है। जैसे ही मानो कि वो खुद ही स्पेस बन चुका, वो बिल्कुल ऐसी टेक्निक का यूज करके उसमें गायब होकर इसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके चलते फ्लिंट मास्टर का कोई एक अटैक भी से लग नहीं पाता। बस फिर क्या, फिर से यहाँ पे ये यंग मास्टर इसकी धुलाई लगा देता है। भाई इतनी जोर का पेट में वो लात मारता है ना कि बंदे को बैकअप करने का मौका तक नहीं मिल पाता, काफी दूर जा गिरता है। तभी वापस से अपनी सारी की सारी जो सैंड आइस ओशन टेक्निक है उसे गैदर करते हुए सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस दौरान जो फ्लिंट मास्टर है वो भी यहाँ पर अपने जो फायर टॉर्नेडो है उसे क्रिएट कर लेता है, पर यहाँ उसका फायर टॉर्नेडो भी उसे इसके अटैक से बचा नहीं पाता। फाइनली जो यहाँ यंग मास्टर था उसे सामने से ओपनिंग मिल जाती है, जिसके चलते वो घुमा के अपना स्पेयर उसके ऊपर चला के मारता है। फिर क्या एक सिंगल अटैक और इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि जो फ्लिंट मास्टर है ये ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुका था और जमीन में तेजी से गिरने लगता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था ना कि वो वापस से अपने सेंसेस में आ भी जाता है। चारों ओर आग लग चुकी थी, वो यहाँ हाफते काफते जैसे तैसे खड़ा होता है और वो इतना समझ चुका था कि इस वक्त अगर प्रिमल केओस और वो बाकी का जो दूसरे मास्टर्स हैं वो भी आ जाए ना तो शायद ये दोनों मिलकर भी आज यहाँ पर इसे बचा नहीं सकते। अब फ्लिंट मास्टर की बॉडी यहाँ पे कोलैप्स होने के साइन दे देती है और वो कहने लगता है कि शायद यही मेरा अंतिम वक्त है और यही मेरी अंतिम जगह भी। तभी यहाँ वो यंग मास्टर आते साथ ही अपने सैंड आइस बैरियर का यूज करता है, जिसके चलते जो आसपास की जगह थी वो फ्रीज होने लगती है, इंक्लूडिंग फ्लिंट मास्टर। उसके सर से लेकर पैर तक हर एक चीज फ्रीज
फ्रीज हो चुका था कि वो सर उठा के इसके सामने खड़े होकर मरना चाहता था, लेकिन फिर भी वो खुद को उठा तक नहीं पाता। और बस जैसे ही वो उसके हार्ट का से फ्रीज करने वाला था ना, अचानक से एक यहाँ पे वार्मनेस फील होता है, एक गर्माहट, और जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो यहाँ उसे चारों ओर बस गोल्डन फ्लेम्स नजर आती है। और अगले ही पल जो यहाँ फ्लिंट मास्टर थे वो पूरी तरीके से आजाद हो जाते हैं। और यहाँ ये यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वहाँ पे कौन है, किसे यहाँ पे मरना है जो मेरे काम में इंटरफेयर करने के लिए आ गया। तभी लू फेंग फ्लिंट मास्टर को चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी लू फेंग की आवाज सुनकर भाई ये शॉक्ड हो जाता है। जिस बंदे को ये चंद मिनट पहले अभी ऐसे ज्ञान दे रहा था, इतने सारे दिग्गजों में बस ये बंदा उसे बचाने के लिए आ पाया। ये जो यंग मास्टर था ये लू फेंग के डायरेक्शन में बढ़ रहा था, और रास्ते में जो गोल्डन फ्लेम्स इसे फील होते हैं ये देखकर समझ आता है ये तो असल में युआना मास्टर का जो फ्लेम सैंड कप है ये असल में उसकी ऑरा, उसकी पावर है। पर मेरे ख्याल से तो वो मारा जा चुका है, आखिर वो यहाँ पे कैसे आ सकता है। और वैसे भी ये गोल्डन लाइट डोमेन असल में स्पेस टाइम को कंट्रोल करता है, तो आखिर वो इतना अच्छा कंट्रोल कैसे हासिल कर सकता है। चलो देख लेते हैं आखिर ये इंसान कौन है। इस दौरान जो यहाँ फ्लिंट मास्टर जो कि यहाँ से भागने में लगा हुआ था, जैसे ही लू फेंग से नजरें मिलती है तो वो भाई अपना सिर खजाते हुए थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करता है और उसे हाँ में नोट करते हुए यहाँ से चला जाता है। लू फेंग उसे इशारा देता है। अब तभी यहाँ पे वो यंग मास्टर आ जाता है और वो कहने लगता है कि ह्यूमन आखिर तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। फेंग उसे स्माइल करते हुए कहने लगता है अब तो तुमने देख लिया ना, तो ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ से गायब हो जाता है, जिसके चलते से काफी गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि डैम यू सिल्वर विंग्ड ब्लैक हेड ह्यूमन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते साथ ही वो काफी जोर से चिल्ला उठता है। और इसी तोड़ो फोड़ो सीन के साथ आज का ये ब्रेक डाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।